नमस्कार। आज हम विलियम बटलर येट्स की मशहूर कविता द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री की दुनिया में एक सफर पे निकलते हैं। ये एक ऐसी कविता है जो शहर के शोर शराबे से दूर मन की शांति और सुकून की तलाश की एक बेहद खूबसूरत कहानी कहती है। इस कविता की पूरी आत्मा, या कह लीजिए इसका दिल, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच के फर्क में बसा है। एक तरफ है कवि की असल जिंदगी, भूरे फुटपाथ, शहरी शोर, एक बनावटी सी दुनिया, और दूसरी तरफ है वो जगह इनिसफ्री, जहां बस प्राकृतिक शांति है, सुकून भरा एकांत है, एक ऐसी जगह जो यादों में बसी है। तो आखिर ये भाग जाने की, कहीं दूर चले जाने की इच्छा, ये आती कहां से है? चलिए सबसे पहले कवि की इस बेचैनी की जड़ को समझते हैं। ये लाइन हमें सीधा उसी पल में ले जाती है। कवि शहर की किसी सड़क पर या बेजान से फुटपाथ पर खड़े हैं, और वहीं उस भागदौड़ और बेरंग माहौल के ठीक बीच में उनके मन में गहरी सी इच्छा जागती है। तो ये बस यूं ही कहीं घूमने जाने का मन नहीं है, नहीं, ये एक जरूरत बन जाती है, एक बहुत ही गहरी पुकार। ये उन यादों और उस शांति की पुकार है जो उन्हें एक खास जगह पर वापस खींच रही है। और जानते हैं उस पुकार का जवाब क्या है? वो जवाब है इनिसफ्री। शहर की सारी थकान का, सारी बेचैनी का बस एक ही इलाज। कविता शुरू ही होती है एक जबरदस्त ऐलान के साथ। ये कोई कच्चा पक्का ख्याल नहीं है, बल्कि एक मजबूत इरादा है। ये लाइन कविता में बार बार आती है, जो दिखाती है कि कवि का निश्चय कितना पक्का है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनिसफ्री कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक असली जगह है, एक शांत झील के बीच का द्वीप जहां कवि ने अपना बचपन गुजारा था। और यही जो असली यादों का कनेक्शन है ना, वो इस जगत जाने की इच्छा को और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं रह जाता, नहीं, कवि के दिमाग में एक पूरा का पूरा प्लान, एक खाका तैयार हो जाता है कि वहां जिंदगी असल में होगी कैसी। इस प्लान का पहला कदम एक छोटा सा घर बनाना। कोई महल नहीं, बस एक कुटिया जो मिट्टी और टहनियों से बनी हो, एकदम प्रकृति के करीब। और पेट भरने का इंतजाम, वो भी उतना ही सादा और जमीन से जुड़ा हुआ, खुद उगाई हुई सेम की फलियां और शहद के लिए मधुमक्खियों का एक छत्ता। तो देखिए, प्लान कितना सीधा और साफ है। एक कुटिया, खाने के लिए सेम, शहद के लिए मधुमक्खियां, और सबसे जरूरी चीज अकेलापन। ये आत्मनिर्भरता और सादगी का इतना मुकम्मल सपना है कि ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक हासिल करने लायक मंजिल लगने लगती है। और ये अकेलापन, ये सूनापन नहीं है, ये तो मधुमक्खियों के संगीत से, उनकी भिनभिनाहट से भरा हुआ है। यही वो एहसास है जो कवि के लिए शांति की परिभाषा है। पर यह सुकून सिर्फ अकेले रहने से तो नहीं मिलता है ना? तो फिर इनिसफ्री का माहौल, वहां की प्रकृति ऐसा क्या जादू करती है? ये लाइन बहुत गहरी बात कहती है। शांति कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया, नहीं, ये तो ओस की बूंदों की तरह धीरे धीरे टपकती हैं और रूह में समा जाती हैं। और ये शांति आती कहां से है? सुबह की धुंधली चादर से, झिंगुर के संगीत से, आधी रात में टिमटिमाते तारों से, दोपहर की बैंगनी चमक और लिनेट के पंखों से भरी शाम से। हर पल, हर पहर मानो सुकून बरसा रहा हो। और शाम तो लिनेट नाम की एक छोटी प्यारी सी चिड़िया के पंखों की फड़फड़ाहट और उसके मीठे गीत से भर जाती है। सोचिए कितना संगीतमय सन्नाटा होगा वो। अब ये कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर आती है। हम वापस कवि की असल दुनिया में लौटते हैं, उस शहर की भीड़ में, पर देखते हैं कि इनिसफ्री ने उन्हें कभी छोड़ा ही नहीं। और फिर से वही लाइन, मैं उठूंगा और अब जाऊंगा। ये दोहराव बताता है कि ये कोई हल्का फुल्का ख्याल नहीं, ये एक जुनून है, एक ऐसी धुन जो रात दिन उनके अंदर बजती रहती है। शहर का इतना शोर, ट्रैफिक, लोग, लेकिन इन सब आवाजों के पार उन्हें सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, लगातार, एक ऐसी आवाज जो उनकी यादों में बस गई है। और वो आवाज है झील के पानी की, किनारे से टकराती लहरों की, वो धीमी, सुकून देने वाली आवाज। यही है वो संगीत जो उन्हें हमेशा वापस बुलाता है। और कविता की ये आखिरी सबसे दमदार लाइन ये बताती है कि ये आवाज कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती है। ये सिर्फ एक याद नहीं, ये तो उनके वजूद का, उनकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। ये जो दिल की गहराइयों की बात है ना, इसका मतलब है अस्तित्व का वो केंद्र, वो हिस्सा जो कभी नहीं बदलता। मतलब कवि का शरीर भले ही शहर की सड़क पर हो, पर उनका दिल,
वो तो हमेशा इनिसफ्री के किनारे पर ही रहता है। तो ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके अंदर एक इनिसफ्री होता है ना? वो कौन सी जगह है, वो कौन सी याद है जो सुकून का दूसरा नाम है? वो कौन सी आवाज़ है जिसे दिल की गहराइयों में सुना जा सकता है?